नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी शिक्षण विधियाँ, जो कि 18 इसमें ऐसे हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, कह रहा कि वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए। यानी पुस्तक से आँखों की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। इसमें दिया गया है 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच। तो दोस्तों यहाँ पे जो विकल्प सही होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा चौथा वाला, यानी 12 इंच। आगे है दोस्तों हमारा दूसरा, कह रहा कि मौन पठन के विषय में धारणा है। यानी मौन पठन के विषय में क्या धारणा है। आपके विकल्प हैं, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। चौथा विकल्प है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। देखिए, मौन पठन के बारे में हो रहा है कि मौन पठन के विषय में क्या धारणा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, दूसरा वाला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, यानी एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है या अभ्यास बढ़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है। यानी किस स्थिति में आप कह सकते हैं कि पठन की प्रक्रिया हो रही है। अनुमान के साथ भाव ग्रहण, उचित गति एवं प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरा वाला जो हमारा विकल्प है ये सही हो जाएगा, यानी उचित गति एवं प्रवाह से आप कह सकते हैं कि पठन हो रहा है। प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण हो। ध्वनि का उतार चढ़ाव, तो ध्वनि का उतार चढ़ाव भी नहीं होगा इसमें। अनुमान के साथ भाव, अनुमान के साथ आप भाव भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब स्थिति में आप किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है, तो उचित गति होनी चाहिए एवं उसकी प्रवाह के साथ आप कह सकते हैं कि पठन हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि। देखिए, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि आपके विकल्प हैं, समय का दुरुपयोग होता है इसलिए, छात्रों का अवधान बाधित होता है इसलिए, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है इसलिए, चौथा है शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है इसलिए। तो यहाँ पे हमारा तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि इसमें रसानुभूति में व्यवधान, यानी कविता आपको जोर जोर से पढ़ना होगा, तभी आप उसके रस रूपी जो आनंदभूति है उसका आनंद आप ले सकते हैं। यदि आप मन में पढ़ेंगे तो इससे जो रसानुभूति में व्यवधान उत्पन्न होगा, इसीलिए यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प जो है सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, लेखन से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं शब्द दिया गया है और ऐसे शब्द आपको टेट सीटेट में जरूर दिखाई पड़ेंगे। लेखन से संबंधित नहीं है। आपके विकल्प हैं, बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग या फिर आँखों से कागज की दूरी। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही होगा दोस्तों दूसरा वाला, यानी शुद्ध उच्चारण। ध्यान में रखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी शुद्ध उच्चारण। तो देखिएगा, शुद्ध उच्चारण जो है आप बोल करके करते हैं, ना कि लेखन से। बैठने का उचित ढंग, ये भी जो है लेखन संबंधी है। लेखनी पकड़ने का ढंग, ये भी है। आँखों से कागज की जो दूरी होती है, ये भी लेखनी के अंतर्गत आता है। लेकिन शुद्ध उच्चारण जो होता है वो बोलने संबंधी है, इसीलिए यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही है। आइए आगे। इसमें प्रश्न देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं, नहीं पे आप ध्यान देंगे दोस्तों कि क्या नहीं होना चाहिए। तो पहले ये जान लीजिए कि उपचारात्मक शिक्षण में होता क्या है। देखिए, जो उत्साहवर्धन, आप बच्चों का जो है उत्साहवर्धन करेंगे, पहली बात तो ये तो सत्य है।
उपचारात्मक शिक्षण में। दूसरा अभ्यास भी आप करवाएंगे। तीसरा आपका सहानुभूति, ये भी आप देंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो उसे सहानुभूति देकर उसे आप जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन आप उस जगह पे उपहास नहीं करेंगे, यही विकल्प जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी तीसरा वाला विकल्प हमारा सही है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, यानी तीसरा वाला विकल्प नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए, तो उपहास नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। यानी अर्थ ग्रहण, उसका अर्थ ही निकाल लीजिए कि कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सा होना चाहिए। पहला विकल्प है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, शास्वर वाचन। तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी मौन वाचन के द्वारा आप अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे उत्तम या सबसे अधिक उपयोगी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मौन वाचन आपका सही विकल्प हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हिंदी भाषा की कितनी बोलियाँ हैं। आपके विकल्प हैं 15, 25, 18 या फिर 22। तो हिंदी भाषा की बोलियों की बात हो रही है दोस्तों, तो बोलियां हैं कितनी, 18, यानी तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन प्रादेशिक भाषा की अगर बात करें तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भाषा सीखने में शब्दकोश बहुत महत्व रखता है। शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी किसमें जो शब्दकोश जो है सबसे कम आएगा। पहला है अक्षरों या वर्णों का क्रम जानने में, दूसरा है किसी शब्द का अर्थ जानने में, तीसरा है किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानने में, चौथा है किसी शब्द की सही वर्तनी जानने में। तो यहाँ पे दोस्तों पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना, ये क्या है, शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होगा। शब्दकोश मतलब कोई शब्द की बात हो रहा है, तो किसी शब्द का अर्थ जानना ये तो एकदम सही हो जाएगा। किसी शब्द का समानार्थी शब्द, ये भी, किसी शब्द का सही वर्तनी जान लेना, ये भी शब्दकोश के अंतर्गत आएगा। लेकिन अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना ये सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होगा, इसलिए यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान में रहे दोस्तों, यहाँ पे प्राथमिक न दे करके उच्च प्राथमिक दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके विकल्प हैं प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, ये है, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियमों को सिखाना, ये है, या फिर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, ये है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान में रहे दोस्तों, उपरोक्त नहीं बल्कि उपरयुक्त होता है। उपरयुक्त ये होता है, ये शब्द सही है, बल्कि ये उपरोक्त नहीं होगा दोस्तों, टाइपिंग में गलती हो गई है, उपरयुक्त होगा। तो इसमें जो सही विकल्प है दोस्तों ये हो जाएगा दूसरा वाला विकल्प, यानी साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना, यही उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब दोस्तों कक्षा 6 से 8 तक की बात हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा भाषा स्वयं में है, क्या है। विकल्प है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या फिर संप्रेषण का एकमात्र साधन है। दोस्तों देखिएगा, भाषा स्वयं में क्या होती है, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा कि एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। जैसे भाषा में आप हिंदी भाषा, उसकी एक अपनी अलग नियमबद्ध है, इंग्लिश की अलग है, संस्कृत की अलग है, सामाजिक विज्ञान, यानी कहने का मतलब यह है अलग अलग भाषाओं का अपने आप में जो भाषा होती है वो स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध तरीके से चलती है। एक जटिल चुनौती ये तो होगा नहीं, एक विषय मात्र, कोई विषय मात्र तो मात्र होगा नहीं, संप्रेषण का एकमात्र, मात्र एक, जहाँ पे एक मात्र दिखाई पड़े दोस्तों वहाँ पे वो ऑप्शन गलत होता है। ध्यान में पहले रखिएगा कि मात्र संप्रेषण से ही नहीं होता है भाषा, और सारी चीज़ों से लिए जो है ये
बाधित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, कौन सा विधि में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं? कौन सी विधि में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं, ये देखते हैं। पहला है रूपरेखा लेखन विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, रचना अनुकरण विधि, या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे पहला वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि रूपरेखा लेखन विधि में जो है विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा है भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। आपके विकल्प हैं टेक्स्ट बुक को पढ़कर, सहायक किताब पढ़कर, समाचार पत्र पढ़कर, या फिर वाद विवाद द्वारा। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा दोस्तों कि टेक्स्ट बुक को पढ़कर। ध्यान में रहे दोस्तों, यदि ये विकल्प में ना हो कि टेक्स्ट बुक को पढ़कर, तब आपका वाद विवाद हो जाएगा। यानी वाद विवाद में भी भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, लेकिन यदि विकल्प में टेक्स्ट बुक दिया है तो यही विकल्प सही होगा। ध्यान में रखिएगा, पहला वाला विकल्प यहाँ सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा कि बालक की माँ ने उसे बताया आकाश में चिड़िया उड़ रही है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है तो बहुत छोटा। बालक की माँ ने उसे बताया कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। यह सुनकर बालक के मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनेगा? देखिए यहाँ एक शब्द आया सुनकर, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यह सुनकर बालक के मस्तिष्क में कौन सा बिंब बनेगा? तो कहने का मतलब यहाँ उसने क्या किया, सुना है, इसलिए दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी श्रुति बिंब। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कौन सी विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है? सक्रिय और निष्क्रिय, यानी अध्यापक यहाँ सक्रिय है और बालक क्या है, निष्क्रिय है। आपके विकल्प हैं पाठ्य पुस्तक में, आगमन में, कक्षा अभिनय विधि में, या ये सभी में। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तक में। जब आप क्लास में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब बच्चों से किताब पढ़वाते हैं तो वहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, इसलिए बालक वहाँ निष्क्रिय होते हैं, लेकिन अध्यापक वहाँ सक्रिय होकर के उस चीज़ को बताता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें क्या है, बहुत छोटी हो। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो पहले गलत हो जाएगा। विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हों, शिक्षक की क्रियाशील होता है, या ये सभी। तो देखिए यहाँ तो पहला विकल्प तो एकदम गलत हो गया। शिक्षक ही क्रियाशील हो ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं, तो यहाँ पे ये सभी तो अपने आप तो कट जाएगा। बस बचा कौन, ये दूसरा विकल्प, यानी विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक होनी चाहिए, यही विकल्प यहाँ पे सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा है फिर कि हिंदी विषय की कक्षा में दहेज की समस्या पर कहानी पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हिंदी विषय की कक्षा में दहेज की समस्या पर कहानी पढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ रहेगी या श्रेष्ठ रहेगी? व्याख्या विधि, रंगमंच विधि, या फिर कक्षा अभिनय विधि, या फिर ये सभी। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ कक्षा की बात हो रही है तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कक्षा अभिनय विधि। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। आपके विकल्प हैं भाषा का एक मानक रूप होता है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, भाषा परिवर्तनशील नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले ये देखना होगा कि हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता होती है। तो देखिए, भाषा अर्जित संपत्ति होती है, ये तो भाई बात एकदम परफेक्ट है, यानी सही है। भाषा जो है वंशानुगत नहीं होती है, भाषा जो है अर्जित की जाती है। अगला देखिएगा, भाषा का एक मानक रूप होता है, सही बात है, भाषा का एक मानक रूप भी होता है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, सही बात है, भाषा जो होती है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है।
ध्यान में रहे कि भाषा परिवर्तनशील भी होती है, लेकिन यहाँ लिखा क्या गया है, नहीं। इसीलिए यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कि हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, तो यही विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा वाला, यानी भाषा परिवर्तनशील नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि भाषा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, लेकिन विकल्प में क्या दिया गया है, नहीं है। इसीलिए यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प सही है। तो दोस्तों, ये था हिंदी शिक्षण की विधियाँ, अभी आपने देखा। तो मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में उस बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।